तो चलिए अपन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ को समझना। ओम्स लॉ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओम्स लॉ एक जर्मन फिजिसिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये रिलेशन फाइंड किया था। उन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया था थ्रू अ एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। वो जो रिलेशन होता है जो उन्होंने हमें वो रिलेशन बताया था, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें पता चला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वो रिलेशन क्या होता है और किस तरह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक सर्किट होता है जिसके अंदर वायर, बैटरी, स्विच, ये सारी चीज़ें लगी होती है। उसमें हम वोल्टेज भी लगाते हैं, बैटरी भी लगाते हैं। बैटरी को ही वोल्टेज शो करते हैं क्योंकि बैटरी कई तरह की वोल्ट की होती है। जैसे मान लो कि हम अपने घरों में नॉर्मल बैटरीज देखिए जो कई सारे वोल्ट की हो सकती है। जैसे कि कोई बैटरी है 1 वोल्ट की, कोई बैटरी है 2 वोल्ट की, कोई बैटरी है 5 वोल्ट की, कोई बैटरी है 50 वोल्ट की। अलग अलग टाइप की वोल्ट की बैटरी होती है। ठीक है, तो मान लो कि अगर मैं इस वाली बैटरी से एक बल्ब को ग्लो कराना चाहूँ, या इस वाली बैटरी से एक बल्ब को ग्लो कराना चाहूँ, तो क्या होगा कि ये जो वोल्ट है, इससे जो अगर मैं कोई एक बल्ब लूँ और इससे जलाऊँ तो वो क्या करेगा, कम ग्लो करेगा, और इससे थोड़ा ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि ये ज़्यादा वोल्ट की है। ये 5 वोल्ट की तो और ज़्यादा ग्लो करेगा, और ज़्यादा ग्लो करेगा मतलब और ज़्यादा चमकेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर। एक होता है ना, अपन सुनते हैं कि भाई हमारे घरों में डिम आ रही है लाइट। डिम का मतलब कम आ रही है, मतलब इसका मतलब हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो लाइट आती है, वो वोल्टेज कम आती है, तो हम वैसे कहते हैं कि डिम लाइट आ रही है, जिससे हमारे बल्ब का ग्लो जो होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह से जिस तरह इस बैटरी से अगर हम किसी बल्ब को ग्लो करवाएंगे तो थोड़ी कम ग्लो होगी, इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी और ज़्यादा होगी, इससे और ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ही ज़्यादा हमारा बल्ब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा ग्लो होगा। यानी कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं, जैसे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जिसमें एक बैटरी लगाई है, एक बल्ब लगा दिया है, एक स्विच लगा दिया है, नॉर्मल सिंपल एक बिल्कुल है। ये वायर है और ये स्विच है, की है ये, और ये हमारा बल्ब है और ये बैटरी है, प्लस एंड माइनस। मान लो मैंने इसको 1 वोल्ट की बनाया, ठीक है, तो ये जो बल्ब है हमारा कम ग्लो होगा, हल्का ग्लो होगा। अगर मैं 2 वोल्ट का करूँ तो ये बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो होगा। ये 3 वोल्ट कर दूँ, 5 वोल्ट कर दूँ, 5 वोल्ट कर दूँ, या 50 वोल्ट कर दूँ, जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करती चली जाऊंगी, इस बल्ब और ज़्यादा ग्लो होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वायर के अंदर जो करंट है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज अगर मैं इंक्रीज करूँगी, यानी कि वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा बल्ब ग्लो करेगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा, हमारे वायर के अंदर करंट फ्लो होगा, और उतनी ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगी जितना ज़्यादा वोल्ट होगा। यानी कि ये सब आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, इन सब में आपस में कनेक्शन है। इस तरह से हमें एक और कनेक्शन, यहाँ से सिंपल कनेक्शन निकालूं तो यहाँ पे वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी हमारे वायर के अंदर करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। जैसे मैंने इस यहाँ पे बताया कि अगर मैं 1 वोल्ट जलाऊंगी, 1 वोल्ट बैटरी लगाऊंगी तो बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा, 5 वोल्ट लगाऊंगी तो और ज़्यादा होगा, 50 वोल्ट लगाऊंगी तो और ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे अगर मैं इस वोल्ट को कम भी करूंगी तो हमारा बल्ब भी क्या होगा, कम ग्लो होगा। यानी इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या होगी, कम फ्लो होने लग जाएगी। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, हमें इससे ये पता चल रहा है कि जितनी ज़्यादा हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जितनी ज़्यादा हम बढ़ाते हैं, उतनी ज़्यादा करंट भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, और इसे हम एक डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट स्टेट दैट वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं, V एक सिंबल है, V से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मैं अभी आपको समझा दूंगी, टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से शो करते हैं। ठीक है, सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जी वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम ऐसा कुछ करें जिसमें वोल्टेज हम इंक्रीज करते चले जाएं तो हमारी जो करंट है वो भी क्या हो जाएगी, सर्किट के अंदर इंक्रीज होती चली जाएगी। यही सिंपल सा रिलेशन क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। बड़ी शानदार रिलेशनशिप है ना, बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप
होना चाहिए दो दोस्तों के बीच में। देख रहे हो इनकी दोस्ती कितनी अच्छी है, एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक खुश होगा तो दूसरा खुश, एक दुख होगा तो दूसरा दुख। एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी भी इंक्रीजिंग बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, और एक कम करेंगे तो दूसरे की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो हमारे भाई साहब जॉर्ज साइमन ओम ने निकाला था। एक थैंक यू तो बनता है इनको। ठीक है, इन्हीं अब एक थैंक यू तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन हम बोल सकते हैं अभी तो कि थैंक यू सो मच सर। ओम्स, ये जॉर्ज साइमन जो ओम है, इनके नाम पर ही देखिए ओम्स लॉ पड़ा है, यानी कि इतना मेहनत की है इन्होंने, तो इनके नाम से तो निकलना चाहिए ना भाई, इनके नाम से तो फेमस करना चाहिए ना ओम्स लॉ को। तो बस इन्हीं के नाम पर ये ओम्स लॉ हम आज पढ़ते हैं अपने चैप्टर के अंदर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये एक सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि V। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, ये शो ही ये करता है कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज होगी, और वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो करंट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वोल्टेज को हम V से शो करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन एज इट इज, और करंट को हम I से शो करते हैं। ठीक है, बस यही हमारा सिंपल सा ओम्स लॉ। इसको हम थोड़ा सा और इवेल्युएट करते हैं, तो यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो इक्वल आता है, और हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है R और I एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब दो कोई ऐसा सिंबल होता है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो हम उसे मल्टीप्लाई मानते हैं, और मल्टीप्लाई में अगर हम R को I से करें, I को R से मल्टीप्लाई करें तो उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मल्टीप्लाई होता है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा। तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप RI भी लिख सकते हो और IR, और इसी फॉर्मूले को बोलते हैं ओम्स का फॉर्मूला। ठीक है, यही ओम्स लॉ कहलाता है। अगर कोई भी आपको बोले कि मैथमेटिकल या इनका फॉर्मूला बताओ ओम्स लॉ का, तो यू हैव टू जस्ट टेल इट कि V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर V वोल्टेज है, I करंट है, और R क्या है, R कॉन्स्टेंट वैल्यू है, R कॉन्स्टेंट वैल्यू है R, और यहाँ पे R इज नॉन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, सॉरी फॉर दैट, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका काम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्ट का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, विरोध उत्पन्न करना। तो R का काम क्या होता है यहाँ पर, विरोध, बाधा उत्पन्न करना। मान लो कि ये एक सर्किट है, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं रेजिस्टेंस लगा दूं तो क्या होगा, करंट को फ्लो होने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट को फ्लो होने से रोकना। ठीक है, करंट को फ्लो होने से रोकना, उसे रेसिस्ट करना, रोकना, बाधा उत्पन्न करना रेजिस्टेंस का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट भी है, और यहाँ पर इसका काम है करंट को फ्लो होने से रोकना। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये वायर है, वायर को मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे ये मान लो आयरन का वायर है, और यहाँ पर ये कॉपर का वायर है। ठीक है, किसका वायर है, कॉपर का वायर है। ठीक है, ये कॉपर का है, ये आयरन का है। अब यहाँ पर इस कॉपर के वायर के अंदर से अगर मैं करंट फ्लो करवाऊंगी, इस कॉपर के वायर के अंदर से और इस आयरन के वायर के अंदर से, तो हमें पता है कि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब करंट को बहुत अच्छे से फ्लो होने देता है। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा इसके अंदर, कम, और इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। इसके मुकाबले देखा जाए तो इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कॉपर और आयरन के मुकाबले कॉपर क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है करंट का, बहुत अच्छे से फ्लो होने देता है करंट। अगर ये करंट को फ्लो होने दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस कम है। और यहाँ पर ये फ्लो होने नहीं देता है, मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो है वो थोड़ा कम होता है कॉपर से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा वर्क है कि हमें करंट को फ्लो होने नहीं देना है। इनका काम यही है, इनको बस मौका मिलता है कि बस इनको काम यही है कि बस अपना करंट को क्या है, फ्लो होने नहीं देना है किसी भी कीमत पे। ठीक है,
ये हमारा सिंपल सा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ को हम ग्राफिकल भी समझ सकते हैं। लाइक उन्होंने बताया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जॉर्ज साइमन ओम में। उन्होंने क्या, जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ पर आई करंट लिया था और यहाँ पे वी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको कि बुक में जो नाम है वो वोल्टेज की जगह पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ये उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक ग्राफ बनाया था जो कि एक सीधी लाइन मिलती है। सीधी लाइन कैसे मिलती है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे मान लो 1 वोल्टेज बढ़ाया तो यहाँ पे भी करंट इंक्रीज हो गया, ये बढ़ाया तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया, ऐसे बढ़ाया। तो इस तरह से हमें इसको, इस तरह से हम अगर ग्राफ बनाए तो हमें एक पॉइंट मिलता है। इस तरह से अगर हमें ग्राफ बनाए तो हमें एक पॉइंट मिलता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। कौन सी लाइन देता है, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, तो ये ग्राफिकल है, बहुत सिंपल है ग्राफ, एकदम हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जिस तरह से करंट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है। इसी को बोलते हैं हम ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइटिंग थोड़ा सा मान लेना बेटा। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अंडरस्टैंड। चलिए, ये पूरा हमारा ओम्स लॉ है। हमने एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ, आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें उसमें थोड़ी सी एक ये होगी कि हमें पता होनी चाहिए कि कौन किसकी यूनिट क्या होती है। तो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। सर हमें वी से शो करते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर, जिसको हम ए, कैपिटल ए से शो करते हैं। करंट की यूनिट है ये, किसकी यूनिट है, करंट। और करंट को किससे शो करते हैं, आई से, और इसको किससे शो करते हैं, वी से। तो वी वोल्ट और वी, ये तो सिंपल है। एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल ये होता है और हम इसे इस तरह से लिखते हैं, अंडरस्टैंड। अगर कहीं पे लिखा हो भाई 15 ओम तो इसका मतलब किसकी वैल्यू है, आर की। ठीक है, कहीं पे लिखा हो 15 वोल्ट वी तो इसकी किसकी वैल्यू है, वोल्ट की। और कहीं पे लिखा हो 15 ए तो इसकी किसकी वैल्यू है, आई की, करंट की वैल्यू है, अंडरस्टैंड। तो हमें न्यूमेरिकल करने में परेशानी नहीं होगी, ये तीनों हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, या फिर सॉरी इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, और ग्रीक लैंग्वेज में इस तरह से सिंबल बनाया जाता है ओम का। लिखते तो हम इस तरह से, इस तरह से लिख लेते हैं, लेकिन इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।